गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपने अध्ययन किया था सिंधु नदी तंत्र के बारे में। आज अपने बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की अगर बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। पहले इंपॉर्टेंट बात, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। अगर उद्गम स्थान की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के समीप चांगडुंग नामक स्थान से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के समीप चांगडुंग नामक स्थान से होता है, जहां आंगसी ग्लेशियर के समीप ये नदी प्रवाहित होती है। यहाँ से तिब्बत से यहाँ से निकलने के पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व दिशा में बहते हुए सांगपो के नाम से प्रवाहित होती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में जो प्रवाह है वो किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी को उद्गम स्थान पर किस नाम से जाना जाता है? सीधा उत्तर देंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को उद्गम स्थल पर या तिब्बत में ब्रह्मपुत्र के प्रवाह को सांगपो नदी कहा जाता है। तिब्बत में बहने के पश्चात भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के सादिया नामक स्थान से ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो उत्तर देंगे, अरुणाचल प्रदेश के सादिया नामक स्थान से ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश होता है और यहाँ ब्रह्मपुत्र गोर्ज का निर्माण करती है। कोरबा गोर्ज जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में बनता है। गोर्ज एक विशेष भौगोलिक आकृति है जो नदी के द्वारा पर्वतीय भूमि को काटकर बनाई गई है। तो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के अंदर गोर्ज का निर्माण करती है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये दिहांग नाम से प्रवाहित होती है। यानी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है, जबकि अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है? दिहांग। इसे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। यही अरुणाचल में इसमें बड़ी दिहांग और लोहित दो छोटी सहायक नदियां हैं। बड़ी दिहांग और लोहित सहायक नदियां आकर अपना पानी मिलाती हैं और अरुणाचल प्रदेश के पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह आसाम राज्य में होता है। आसाम की अगर बात करें, आसाम में सुबनसेरी, मानस और संकोस, आसाम के उत्तरी भागों से सुबनसेरी, मानस और संकोस ये तीन नदियां आकर ब्रह्मपुत्र में अपना पानी गिराती हैं। महत्वपूर्ण बात, आसाम में उत्तर से मिलने वाली सुबनसेरी, मानस और संकोस नदियां हैं, जबकि आसाम में दक्षिण से मिलने वाली कपिली और धनसेरी नदियां हैं। इनमें से सुबनसेरी की अगर बात करें, सुबनसेरी अरुणाचल प्रदेश की सीमा से बहकर आसाम राज्य के अंदर ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती हैं। मानस भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा से निकलकर आसाम में बहते हुए, आसाम और अरुणाचल की सीमा से बहकर आसाम में बहते हुए ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती हैं। और मानस और भी दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है इसका क्वेश्चन। मानस नेशनल पार्क जो है, मानस और काजीरंगा, बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। मानस व काजीरंगा नेशनल पार्क या मानस व काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? सीधा उत्तर देंगे, आसाम में। इसके अलावा मानस व काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ उत्तर देंगे राइनोसोरस या एक सींग वाले गेंडे के लिए। यानी मानस व काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे या राइनोसोरस के लिए वर्ल्ड फेमस है और यही मानस नदी आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र में। आगे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आसाम के दो शहर डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी दो जो शहर हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हैं और यहीं आसाम राज्य के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, आसाम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मोजुली द्वीप बना है। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कहाँ बना है? आसाम राज्य में।
कौन सी नदी पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर देंगे मौजूली द्वीप के नाम से। यहाँ से आसाम से ब्रह्मपुत्र नदी आगे प्रवाहित होती है और आसाम के अंत में ब्रह्मपुत्र नदी में संकोस, एक छोटी सहायक नदी है, संकोस नदी आकर मिलती है। संकोस की अगर बात करें, भूटान की सीमा से निकलकर आसाम और बांग्लादेश की सीमा पर आकर ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है। यानी संकोस के मिलने के पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवाह है वो बांग्लादेश में होता है। यानी जैसे ही संकोस नदी ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है, इसके पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवाहित होने लगती है और बांग्लादेश में इसके नाम को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यानी अब तक हमने कौन से नाम पढ़े? नंबर 1, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी कहते हैं, अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग या दिबांग कहते हैं, आसाम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, जबकि बांग्लादेश में इसके प्रवाह को जमुना के नाम से जाना जाता है। यही बांग्लादेश के अंदर एक और नदी, सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की आकर मिलती है, जो तिस्ता नदी के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट है तिस्ता भी। तिस्ता जो सिक्किम और नेपाल की सीमा से निकलती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद है? भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित नदी या जल बंटवारे को लेकर विवादित नदी कौन सी है? उत्तर देंगे तिस्ता नदी। तिस्ता पूर्वकालिक समय के अंदर गंगा की सहायक मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान अपवाम की अगर बात करें तो तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यानी अपना जो जल है वो ब्रह्मपुत्र में आकर मिलाती है। इन सभी नदियों के जल को लेकर ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से बांग्लादेश में प्रवाहित होती है और यहीं बांग्लादेश में गंगा जो पद्मा के नाम से प्रवाहित हो रही है वो भी अपना जल ब्रह्मपुत्र में मिला देती है। यानी अब ब्रह्मपुत्र और पद्मा यानी गंगा का जो जल है वो संयुक्त रूप से बांग्लादेश में प्रवाहित होता है और यहीं बांग्लादेश में मेघना, एक छोटी सहायक नदी है, मेघना वो आकर जमुना या अपने बोले पद्मा में आकर मिलती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती हैं। मेघना के मिलते ही, मेघना के जल के शामिल होते ही अब इस संयुक्त प्रवाह को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। मेघना नदी के अगर संगम की बात करें, मेघना नदी बांग्लादेश के चांदपुर नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती हैं और इसके पश्चात इसका प्रवाह जो है वो मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट तथ्य, मेघना अंत में बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों संयुक्त रूप से विश्व का सबसे बड़ा नदीय डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। मेघना नदी यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं वो संयुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा नदीय डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। यहीं एक दो और अगर इम्पोर्टेंट बात देखें तो हमने अभी बात की आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी शहर बसे हैं। डिब्रूगढ़ के बारे में अगर बात करें, डिब्रूगढ़ के समीप डिगबोई नामक स्थान है। डिब्रूगढ़ के समीप डिगबोई नामक स्थान है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिगबोई भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी यहीं स्थापित की गई थी। डिगबोई की अगर बात करें, भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी आसाम में डिगबोई नामक स्थान पर स्थापित थी और भारत के प्रथम तेल कुएं की अगर बात करें तो वो भी आसाम राज्य के माकुम नामक स्थान में लगाया गया था। यानी भारत का प्रथम तेल कुआं आसाम में माकुम में स्थापित किया गया, जबकि भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी डिब्रूगढ़ के समीप डिगबोई नामक स्थान में लगाई गई थी। ये तो महत्वपूर्ण बातें थी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। यही ब्रह्मपुत्र नदी की हमने बात की सहायक नदी जो गंगा यानी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से प्रवाहित होती है। इसी गंगा की एक छोटी और सहायक नदी जो पश्चिम बंगाल से विभक्त होती है जिसे हुगली के नाम से हमने पढ़ा था और हमने देखा था हुगली नदी के किनारे भारत की पूर्व राजधानी या भारत का पूर्व राजधानी शहर कोलकाता बसा है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है।
कोलकाता कौन सी नदी के तट पर बसा है? तो कोलकाता शहर हुगली नदी के तट पर बसा है, जो गंगा की वितरिका या आपने गंगा की शाखा कह सकते हैं। महत्वपूर्ण बात, कोलकाता शहर के बारे में और भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल संचालन, भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल की अगर बात करें कोलकाता में प्रारंभ की गई। भारत की पूर्व राजधानी, यानी वर्तमान में भारत की राजधानी नई दिल्ली, लेकिन भारत की पूर्व राजधानी कोलकाता थी, यानी 1911 से पूर्व। 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के समय भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके नई दिल्ली कर दी गई। तो भारत की पूर्व राजधानी वाला शहर भी कोलकाता में। राजधानी परिवर्तन कब हुआ? तो अपने उत्तर देते हैं 28 दिसंबर 1911 के दिन, यानी लॉर्ड हार्डिंग के समय राजधानी परिवर्तन का कार्य हुआ। और इसी से एक और क्वेश्चन आता है, 1911 में कोलकाता में ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान गाया गया। राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया 1911 में। काफ़ी बार दोनों फैक्ट पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया गया? तो उत्तर देंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। जबकि राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम की अगर बात करें तो सर्वप्रथम राष्ट्रगीत 1896 के राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत 1896 के राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जबकि सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान 1911 के राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ये महत्वपूर्ण बातें थी कुछ हुगली नदी के तट पर स्थित कोलकाता शहर की। इसके अलावा अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में, तो अब तक हमने पढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी जिसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के समीप चांगडुंग नामक स्थान से आंगसी ग्लेशियर से होता है। और यही हमने देखा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में से गुजरने वाली या भारत में से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी को उद्गम स्थान पर सांगपो यानी तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल में दिहांग या दिबांग के नाम से जाना जाता है, आसाम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, बांग्लादेश में इसके प्रवेश स्थल को जमुना के नाम से जाना जाता है, और अंत में मेघना के नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। एक और तथ्य हमने देखा, यहाँ इसी नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मोजुली द्वीप जो आसाम राज्य में बना है, आसाम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें, भारत की सर्वाधिक जल विद्युत संभावना वाली नदी, सबसे ज्यादा जल विद्युत की संभावना वाली नदी भी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। एक और तथ्य है, ब्रह्मपुत्र नदी को आसाम राज्य का शोक कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी आसाम राज्य का शोक कहलाती हैं, और जिसकी हमने सहायक नदियां देखी, उत्तर की तरफ से मिलने वाली सुबनसिरी, नंबर 2 पे हमने पढ़ा मानस नेशनल पार्क भी है जो राइनोसोर्स या एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तीसरे नंबर पर हमने बात की संकोश, जिसके बाद ब्रह्मपुत्र का प्रवाह बांग्लादेश में होता है। और नंबर 4 पर तीस्ता भारत और बांग्लादेश के मध्य जल विवाद को लेकर प्रसिद्ध है। जबकि दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदियों में दिहांग या दिबांग नदी, लोहित नदी, कपिली नदी, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कपिली, लोहित, धनसेरी किस प्रमुख नदी की सहायक नदियां हैं? तो उत्तर देंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और अंत में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मेघना, जो चांदपुर, बांग्लादेश के चांदपुर नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र में मिलती है, जिसके बाद उसका प्रवाह मेघना हो जाता है और अंत में वो बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए समाप्त हो जाती हैं। तो ये अपना एक छोटा सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में हमने बात की, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।